दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से यूएस ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को टेररिस्ट रिलीफ दिया है और क्यों दिया है। चाइना का क्या काम है? चाइना किसी कंट्री को पैसे देता है, लोन देता है, 5% इंटरेस्ट पे देता है और डेट प्रोजेक्ट को कहता है कि इस पे काम करेंगे और प्रोजेक्ट जो कंट्री ले लेती है तो उसके बाद उस कंट्री को डेट ट्रैप में डाल देता है। और चाइना क्या करता है कि वो उस कंट्री के कुछ जो करप्ट लोग हैं उनको टारगेट करता है। और यूएस ने इसका अलग सिस्टम है, अलग तरीके से काम कर रहा है। यूएस भी लोगों को ट्रैप करता है, उसका ट्रैप करने का तरीका अलग है। वो अपनी दादागिरी दिखाता है और वो दादागिरी दिखा करके उसको अपने ट्रैप में डाल देता है और उसका कहता है कि अपनी जमीन दे दो, अपना पैसा दे दो, अपने जो आपके यहाँ पे चीजें उगती हैं, आपकी जो इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आपके ऑयल है या बाकी जगह, उस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। और वो टारगेट करता है कमजोर कंट्रियों को। टारगेट तो कोशिश कर रहा है इंडिया को भी करने की, लेकिन इंडिया ने उसको बड़ा तकड़ा जवाब दिया। इसी तरीके से ट्रंप ने टारगेट किया था पाकिस्तान को, वहां पे टैरिफ की बात की थी। उनका टैरिफ था 35%, उसको कम करके उसने 20% कर दिया और कहा यहाँ पे ऑयल निकालेंगे, हम आपको ऑयल निकलेंगे, वो आपको, हम इंडिया को भी ऑयल दे सकते हो, आप रिच हो जाओगे। और पाकिस्तान इस बात को मान गया क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि उस वहां के जो पीएम है या उनके आर्मी के चीफ है उनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए यूएस की बात माननी पड़ी। और वो बड़े खुश हो जाते हैं, उनको तो कटोरे वाली चीज है कि जो भी कटोरा देगा उसमें जो मिलेगा वो ले लेते हैं। और इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर बैठे मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के अंदर यूएस ने कहा था हम तुम्हारे पे 37% टैरिफ लगाएंगे, बाद में टैरिफ को कम कर दिया, 20% कर दिया और उनको फंसा लिया। इसी चीज पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी आप जानते हैं, अब ये तो आज टैरिफ के भी एक्सपर्ट हो गए हैं। और उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या कहेंगे जो यूएस अपने लोगों को ट्रैप कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो ट्रैप कर रहा है यूएस टैरिफ के चक्कर में। सूद साहब, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है दिमाग की। ये जानते हुए कि अमेरिका और ट्रंप इस्लामिक कंट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो उसके ट्रैप में घुसते जा रहे, फंसते जा रहे। उनका तो उसका तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग एक है ट्रंप का, बिलीव मी। यू नो कि आज ट्रंप को कोई सीरियसली ले नहीं रहा और इंटरनेशनल पप्पू उसको कहा जा रहा है। बट उसकी तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है टू फिनिश ऑफ पाकिस्तान फॉर एवर, वो गायब करना चाहता है। एंड वहां पर वो इट विल बिकम वो तो पहले भी बोल चुका है यार कि ये साउथ ईस्ट एशिया जो जितना भी है ये पूरा दैट इज इन चार्ज ऑफ इंडिया। वो इंडिया जो करना करे, जाके किसको उठाना किसको गिराना वो करता रहे, वो हम उसके दोस्त हैं जाके, वो तो उन्होंने बोला था। लेकिन अब ये नया ड्रामा शुरू किया। अब जब से उसके कान में ये बात आई है कि बांग्लादेश की जीडीपी काफी ऊपर है, अब उसका नेक्स्ट टारगेट है उदय, पहले पाकिस्तान की बात कर लेंगे फिर हम बांग्लादेश पे अलग से आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत सी बातें। नहीं आप करिए ना सर। देखिए पाकिस्तान की तो बात मैंने की पूरी आके। हाँ, लेकिन साथ में बांग्लादेश का ये है कि जैसे उसको पता लगा कि इनकी जीडीपी काफी अच्छी है एंड पर कैपिटा इनकम भी उनकी अच्छी है आके, तो अब उनका नेक्स्ट टारगेट भी बांग्लादेश है और उसको बर्बाद करेंगे। देखना तो किसको कैसे फिनिश करना है फाइनेंशियली, उसको कैसे फिनिश करना वो आप देखते रहिए। आज मैं बैठा हूं आपके आगे, हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये दो चीजें प्रिडिक्शन मैंने की हुई हैं टू वाइप आउट पाकिस्तान एंड टू नाउ टारगेट बांग्लादेश एंड फिनिश देम ऑफ। देखिए कैसे करता है ये ट्रंप। मैं आपकी बात से पूरा एग्री करता हूं, लेकिन हम पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। आपने तो बहुत सी बातें कह दी, मैं और कह दूं। यहाँ पे एक टैरिफ का एग्रीमेंट किया गया, ट्रंप ने अनाउंस किया कि हमने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट साइन किया और बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि हमने उनका टैरिफ 35% से करके 20% ले आए। और पाकिस्तान भी बड़ा खुश है क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है। साथ में ट्रंप ने कहा कि आपके यहाँ पे ऑयल है, बहुत सारा ऑयल है, हम उसको निकालेंगे। अगर ट्रंप आज ऑयल निकालने लगता है तो कम से कम 10 साल लग जाएंगे और कौन खर्चेगा वहां पे 10 से 15 या 20-25 बिलियन डॉलर? कोई नहीं खर्चेगा। अगर वहां पे ऑयल होता तो चाइना निकाल लेता। और उसके बाद ट्रंप की नजर कहां पे है, मैं पहले पूरा कर लूं फिर उसके, मुझे लगता है कि आप कहना चाहते हो कुछ। देखिए ट्रंप की नजर है जो वहां पे मिनरल्स है बलूचिस्तान के अंदर, और ट्रंप ने पाकिस्तान को कह तो दिया, साथ में उसने पाकिस्तान से कहा इंडिया आप हमसे ऑयल लो, तो उनसे 1 मिलियन बैरल का ऑयल ले रहा है पाकिस्तान, महंगे रेट पे ले रहा है, जबकि उसको सस्ता ऑयल मिल रहा था। और अगर ट्रंप घुसता है पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा नुकसान किसका है? वो नुकसान है चाइना का। चाइना ने वहां पे $60 बिलियन खर्चे हैं सीपीसी के अंदर, और चाइना क्या ट्रंप को ऐसे जाने देगा? क्या अपने हाथ से पाकिस्तान को जाने देगा?
यहाँ पे एक लड़ाई चल रही है दोनों की, पाकिस्तान के अंदर चाइना और यूएस की। चाइना अपनी गेम खेल रहा है, यूएस अपनी गेम खेल रहा है। हाँ, अब बात कीजिए आप। सर एकदम आपने 100% सही बात की कि इस टाइम पूरा कंपटीशन चल रहा है चाइना एंड अमेरिका का कि पाकिस्तान को कौन हथियाएगा और कौन टोटल कंट्रोल में पकड़ेगा। ये दोनों दोस्त कोशिश कर रहे हैं और ट्रम्प कहता है नहीं, मेरे पंजे से तो निकल नहीं सकते। आज आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान में आग लगी हुई है ये कह के ट्रम्प की वो जो स्टेटमेंट है ना कि यहाँ का ऑयल हम लोग निकालेंगे, और पूरे पाकिस्तान को ये पता है कि वो ऑयल निकालेगा और वहां से इंडिया को देगा ऑयल टू कीप देम अवे फ्रॉम रशिया। ये पूरे पाकिस्तान का वर्जन ही है सर आज की डेट में। सो दैट इज द गेम। दे ऑल्सो रियलाइज कि यार ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है, या ऑयल का भी जो इसने पूरा गाजर डाला हमारे आगे, दैट इज जस्ट टू लूट अस एंड दैट इज टू द एडवांटेज ऑफ इंडिया। अच्छा, अब हम बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस बैठे हुए हैं, इंडिया को गाली दे रहे थे शुरू से, और अब ये था कि जब ट्रम्प आएंगे तो मोहम्मद यूनुस को टारगेट करेंगे, लेकिन ट्रम्प ने उनको टारगेट नहीं किया क्योंकि ट्रम्प के अपने एजेंडा है वहाँ पे। बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था चाइना का, स्पेशली जब से शेख हसीना वहाँ से बाहर निकली है। चाइना उनको 80% आर्म्स देता है, तो ट्रम्प ने कहा अब आप चाइना से कोई आर्म्स नहीं लेंगे, आप जो आर्म्स लेंगे ना तो चाइना से ना रशिया से, वो लेंगे हमसे, क्योंकि बांग्लादेश के पास कोई पोजीशन नहीं है, कोई उनकी से नहीं है। और बांग्लादेश के पास अगर 80% आर्म्स हैं उनकी आर्मी के पास, तो उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो चाइना तो ऐसे देगा नहीं। साथ में वो एक रिकन स्टेट है जो म्यांमार के अंदर है, वहां पे ये अपना रास्ता बनाना चाह रहे थे, उनको आर्म सप्लाई कर रहे थे। यूएस के सीआई के लोग भी वहां गए। इसको पाकिस्तान बांग्लादेश की आर्मी के चीफ ने मना किया कि आप हमारे सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जो सीडीए हैं बांग्लादेश यूएस के, वो उनसे मिले और उनको कन्विंस किया कि आप बैठे रहिए, आप बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। चुप हो गए और वहां से वो आर्म्स भेजे, क्योंकि जो म्यांमार के अंदर जो कंट्रोल है, उनकी जो जनता है या आर्मी है, जिसको जनता कहा जाता है, उस पर कंट्रोल है चाइना का। तो ये वहां पे घुस करके अब जनता पे टारगेट करना चाह रहे हैं। इंडिया कुछ कर नहीं सकता, हम सिर्फ दोनों की सिचुएशन वॉच कर रहे हैं। साथ में इनसे बांग्लादेश से कहा कि आपका हम जो टैरिफ है 37% से रिड्यूस करके उसको 30% पे ले आए। इनके पास भी कुछ चारा नहीं, बड़े खुश हो गए कि अब हमारी जो इंडस्ट्री है कपड़ा की, 80% जो इनकी कपड़ा की इंडस्ट्री है वो काम करती है, और 80% का कपड़ा यूरोप के अंदर जाता है, मेनली जाता है यूएस के अंदर। तो इनको लगा कि बड़ा बेनिफिट मिल गया। लेकिन इनको टैरिफ पे रिलीफ नहीं है, 35% से आपने 20% कर दिया। साथ में इन्होंने और उनके ऊपर कहा कि एक बैकहैंड एग्रीमेंट साइन किया गया इस टैरिफ से पहले। वो एग्रीमेंट है कि बांग्लादेश ने 8 या 10 इनसे बोइंग के प्लेन लेने थे, क्योंकि उनको जरूरत है। तो इसे कहा आप 10 नहीं लेंगे, आप लेंगे 25। बांग्लादेश के पैसे तो है नहीं, कह रहे आपको हमसे लेने पड़ेंगे। तो बांग्लादेश ने ओके कर दिया, क्योंकि उनके पास चारा भी नहीं है। तो ट्रम्प तो अपना सामान बेचने में लगे हैं, और उसने साथ में कह दिया कि आपका चाइना से कोई कनेक्शन नहीं है, ना रशिया से कनेक्शन है, आपका डायरेक्ट हमारे से कनेक्शन है। हम आपको रूल करेंगे, आपको बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के पास भी कोई चारा नहीं, क्योंकि उनकी तो कोई रिकॉग्निशन नहीं बांग्लादेश के अंदर। हाँ, अब बताइए सर। आपको थोड़ा याद रहेगा कि ठीक बेगम खालिदा के तख्ता पलट के पहले वो इंडिया आई थी। इंडिया आके उसने एक लंबी मीटिंग की, मोदी जी के साथ बैठ के काफी बात की, डोवल के साथ भी बैठ के बात की। उन्होंने बताया कि देखो अभी मामला मेरे हाथ से निकला जा रहा है, एंड चाइना इज इंटरफेयरिंग टू मच, एंड तो मैं क्या करूं जाके। तो इंडिया का रिस्पॉन्स यही था कि देयर इज नथिंग मच वी कैन डू राइट नाउ, बिकॉज काफी डैमेज हो चुका है। खाली आप एक काम करिए कि जैसे ही आपका तख्ता पलटेगा हम आपको शेल्टर देंगे, आप हिंदुस्तान में आइए एंड वेट टिल अमेरिका टेक्स ओवर बांग्लादेश। आप देखिए ना कितनी होशियारी से वो महंगे महंगे बोइंग प्लेन दे रहे हैं उनको। वो कह रहे हैं कि हमको 6 चाहिए, वो कहते हैं नहीं जी 25 लो। उनका जितना भी है रिजर्व, उनके फंड्स वगैरह सब खाली कर देंगे। फाइनेंशियली इनका जो स्ट्रेंथ है बांग्लादेश का, दैट इज देयर जीडीपी, दैट इज देयर पर कैपिटा इनकम, वो खत्म कर देंगे, इनको वीक कर देंगे, इनके हाथ पैर इनके पंख काट देंगे आके।
तो दैट इज व्हाट इंडिया इज आल्सो नोज कि भैया ये वी विल लेट अमेरिका डू दिस, एंड ये चाइना का जो पावर है इसको कम खत्म करके, एंड दैट इज द ओनली वे दैट इंडिया कैन बिकम डोमिनेंट ऑन बांग्लादेश इज विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। अच्छा, अब आपने थोड़ी सी बात की शेख हसीना की। मैं आपको बता दूं कि जब शेख हसीना यहाँ पे को हुआ था, 5 अगस्त को हुआ था, उससे पहले शेख हसीना गई थी चाइना के अंदर, और चाइना से 4 दिन की विजिट पे थे, 3 दिन के बाद वापस आ गई। और उस टाइम पे इंडिकेशन आ गई थी यहाँ पे कू होने की तैयारी चल रही है। इंडिया को पता था। इंडिया ने शेख हसीना को मैसेज भेजा कि आप तैयारी करो, और जब ये पता चला कि शेख हसीना को मारने की प्लानिंग चल रही है उनके जो टेरिकल्स हैं उनकी तरफ से, तो इंडिया ने शेख हसीना को निकालने का प्लान किया। और शेख हसीना आधा घंटे पहले निकल गई जब उसको मारने की बात थी, और वहां से प्लेन में आई। प्लेन जब उड़ा तो उसके सारे सिस्टम को बंद कर दिया गया ताकि यहाँ पे किसी से कम्युनिकेशन ना हो, और प्लेन उड़ रहा था आपके वेस्ट बंगाल की तरफ, कलकत्ता की तरफ, क्योंकि सबसे छोटा रास्ता इंडिया के अंदर आने के लिए। वहां जब जा रहा था, इंडिया के अंदर एंटर करने वाला था, तो प्लेन ने अपने ट्रांसपोर्टर को किक ऑन किया, उसके कम्युनिकेट किया कि मैं आ रही हूँ, हमारा प्लेन आ रहा है। इंडिया ने परमिशन दे दी, और जैसे ही वो प्लेन हमारी एयर स्पेस पे एंटर किया, उसने अपना रूट चेंज कर लिया, यानी कि दिल्ली की तरफ आ गया। तो इंडिया का बहुत बड़ा प्लान था, यानी कि रॉ का प्लान था, किस तरीके से शेख हसीना को बाहर निकाला जाए, जिंदा लाया जाए, अदरवाइज उसका मर्डर करने का पूरा प्लान था वहां के रेडिकल्स के द्वारा। क्योंकि इससे पहले 1975 में 15 अगस्त के दिन शेख हसीना के फादर मुजीबुर रहमान, उनको मार दिया गया था। और उससे मारने से पहले रॉ के चीफ गए थे बांग्लादेश के अंदर, और ढाका में जाकर के शेख मुजीबुर रहमान से मिले कि आपके जो ऑफिसर आपको मारना चाहते, तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा ये मेरे बच्चे हैं, मुझे क्यों मारेंगे और क्यों कैसे मारेंगे, मैं आपकी बात नहीं मानता। तो वो उसके बाद जो हमारे रॉ के चीफ थे उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक आए, और जो हेलीकॉप्टर बैठे थे आरन का, उन्होंने फिर कहा कोई भी बात हो आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, मेरा ये कोड है, इस पे आप मैसेज कीजिएगा। तो इमीडिएटली हमारे जो जेट्स हैं और हेलीकॉप्टर हैं वो बॉर्डर पे खड़े हैं, हम आपको छुड़वा के ले आएंगे, कमांडोज भी तैयार होंगे। तो इंडिया ने 2 हमारे हेलीकॉप्टर विद कमांडोज वो रखे थे बॉर्डर के पास बांग्लादेश के, और कलकत्ता एयरपोर्ट पे भी हमारे जेट खड़े हुए थे उनको निकालने के लिए। लेकिन 15 अगस्त को शेख मुजीबुर को मार दिया गया, क्योंकि उस दिन में रॉ के चीफ आराम किया करते थे, यानी कि फंक्शन अटेंड करते थे, ऑफिस नहीं जाते थे। अदरवाइज 15 अगस्त और 26 जनवरी को छोड़ करके हर एक दिन आर्यन गांव ऑफिस में होते थे। और आज दोबारा जब शेख हसीना को मारने की बात की गई, तो हम उस टाइम पे अलर्ट थे कि यहाँ पे होने वाला है, और उनको बचा करके ले आए, क्योंकि वो हमारे साथ रिलेशन अच्छे रख रही थी, सेट है हमारे लिए, और उनकी वजह से हमारे कंट्री के साथ रिलेशन भी अच्छे थे बांग्लादेश के टाइम। लेकिन आज रिलेशन खराब है। लेकिन जैसे आपने कहा था कि उनको लाया गया, तो उसके अंदर रॉ का इंपॉर्टेंट रोल था। I agree, and I think RAW has been a great force, और बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, और उनके हमारे पड़ोसियों के लिए भी RAW ने बहुत अच्छा काम किया। आज खाली एक ही चीज मैं आपको, एक और पॉइंट आपको बोलूंगा, उसको अंडरलाइन करिए। आज जो बांग्लादेश को चला रहा है, प्रोफेसर क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूनिस, प्रोफेसर यूनिस, मोहम्मद यूनिस कौन है? ये अमेरिका का कठपुतली है, अमेरिका का मोरा है, बिल्कुल। डीप सी क्या सर, अमेरिका ने जाके उसको, हाँ डीप स्टेट ने अब उन्होंने, अमेरिका ने जाके अपना पिट्ठू एक बिठा दिया है, उसको कभी भी उसके थ्रू कुछ भी कर सकते हैं वो लोग, ये चाइना रियलाइज करता है। अच्छा, चाइना इज रियलाइजिंग। हाँ बोलिए। एक्चुअली ऐसा था कि जब शेख हसीना को उठाया गया ना, तो उससे पहले कोशिश की गई थी यूएस के द्वारा। एक यूएस के वहां पे ऑफिशियल गए थे शेख हसीना से मिलने, उन्होंने कहा था वैसे एक व्हाइट मैन मिला, और उनका आप अपनी सेंट मार्टिन आइलैंड दे दो, तो कहते मैंने मना कर दिया। अगर शेख हसीना सेंट मार्टिन आइलैंड दे देती यूएस को, तो उसको निकाला नहीं जाता। लेकिन पता यह चला कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर तो यूएस की बेस बन नहीं सकती, क्योंकि वो कोरल आइलैंड है, और बहुत छोटी आइलैंड है, 6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसके ऊपर, और यूएस वहां पे अपनी बेस बना नहीं सकता। अब भी कोशिश की गई थी, लेकिन जब उसका एग्जामिनेशन किया गया, तो देखा कि यूएस फोर्सेस ने एक्सरसाइज की थी वहां पे कि वहां पे बेस नहीं बन पाएगी, क्योंकि यूएस को चाहिए बड़ी बेस। 2 एयरक्राफ्ट तो खड़े नहीं करने उन्होंने। जैसे लक्षद्वीप के अंदर हमने तो 2.1 किलोमीटर का एरिया, जो एक आइलैंड थी लक्षद्वीप में, वहां पे भी बेस बना ली, क्योंकि हमारे क्लोज है, हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारी आइलैंड है। तो यूएस को वहां एग्री नहीं किया कि हम यहाँ पे बेस नहीं बना सकते, इसलिए मोहम्मद यूनिस से उन्होंने बेस नहीं दी। अदरवाइज लेकिन दूसरा काम कर लिया कि उन्होंने रिकने को जो सप्लाई चेन देनी है, या अपने इंटेलिजेंस के आदमी बिठाने वहां पे, उस टाइम पे यूएस का पूरा कंट्रोल है। सीए के लोग इस टाइम पे पूरे बांग्लादेश के अंदर फैले हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं।
वहां पे चाइना को काउंटर कर रहे हैं। इसीलिए तो चाइना चाहता है कि इंडिया से दोस्ती, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान और चाइना, जहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश, जहां पे बांग्लादेश की एंट्री, जहां पे चाइना की एंट्री थी, वहां पे यूएस घुसने की कोशिश कर रहा है और इससे इंडिया को भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे आसपास यूएस की बेसिस बने। इवन इंदिरा गांधी के टाइम में ट्रिंकोमाली आइलैंड जो श्रीलंका के अंदर है, वहां पे बेस बनाने की बात थी, नेवल बेस की, तो इंडिया ने वहां पे एलटीडी खड़ी कर दी उस टाइम पे इंदिरा गांधी के टाइम में, और वहां पे डिस्टर्बेंस कर दी ताकि यूएस अपनी बेस ना बनाए। अब भी हम नहीं चाहते कि यूएस की बेस हमारे नजदीक हो, बांग्लादेश या म्यांमार के अंदर। लेकिन यूएस अपनी गेम खेल रहा है, चाइना अपनी गेम खेल रहा है, यूएस अपनी गेम खेल रहा है, और इंडिया इज वॉचिंग सीरियसली क्या हमारा रोल होगा, कब रोल होगा, कब हम स्टेप इन करेंगे। Sir, India is not only watching. Yes, they should watch. They should wait till the destruction of these two Islamic countries जो होने वाला है, और पाकिस्तान की सर वैल्यू है नहीं कुछ। पाकिस्तान आज कहीं भी कुछ नहीं है। वो तो जो उनके आका बोले अमेरिका से उनको करना पड़ेगा, जो उनके आका चाइना वाले बोले उनको करना पड़ेगा जाके। तो वो तो गए, लेकिन अभी सारा जोर है to destroy Bangladesh economically, and even from military point of view, from all those, और उसको कमजोर करके उसको भी एक दूसरा एक पाकिस्तान वीक बना के दोनों के दोनों कठपुतलियों को अमेरिका कंट्रोल करे। ये पूरी चाल है, which I think China all realizes and India knows this. इंडिया भी, मैं बता रहा हूँ आपको, अमेरिकन जो है ना वो बहुत ही चालू चीजें हैं, and there is still a big link between Trump and मोदी जी। मैं बता रहा हूँ वो अभी भी they are totally in confidence of each other, और मिलके, और ये सारी चीजें हिंदुस्तान को is aware of it, and India is being informed well in advance of what is happening there, and now it is all India has to do is wait and watch the fun। बिल्कुल वेट एंड वॉच चल रहा है। और आपको मैं सिंपल सी बात बता दूं कि जो कुछ भी पाकिस्तान के अंदर हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, उसमें जो लड़ाई चल रही है वो चल रही है चाइना और यूएस की, दोनों का बैक एंड वॉर चल रहा है। एक तरीके से वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जगह है जहां पे पूरा कंट्रोल था चाइना का, पाकिस्तान के अंदर भी और बांग्लादेश के अंदर भी, क्योंकि चाइना ने उनको पैसे दिए हुए हैं। $60 बिलियन दिए उन्होंने पाकिस्तान को, और $10 बिलियन दिए हैं उन्होंने बांग्लादेश को। लेकिन अब यूएस ने अपनी एंट्री कर ली है, तो क्या चाइना यूएस को स्टेप रखने देगा वहां पे बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर? ये गेम वॉच करने की, और इंडिया वॉच कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट देखे हैं। हमने इन पे बांग्लादेश के अंदर स्पेशली हमने कोई उनका एक्सप्लॉयटेशन करने की बात नहीं की, लेकिन हमारे इंटरेस्ट की बात है, हमारे सिक्योरिटी का इशू है, और इंडिया उसको वॉच कर रहा है। और दूसरी तरफ वॉच कर रहे हैं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, और इसलिए इंडिया क्लोज हो रहा है तालिबान के। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय ट्रम्प भैया, जय पुतिन साहब, जय इजराइल, एंड ऑल द बेस्ट टू इंडिया। थैंक यू।